हेलो स्टूडेंट, सीता सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2024 में आने वाले सब्जेक्ट क्वेश्चन सोशल साइंस का पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? इसका उत्तर होगा किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता स्थापित करना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद क्या है? किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता स्थापित करना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस सम्मेलन या वियना कांग्रेस के सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? इसका उत्तर होगा ये जो हुआ था ये हुआ था 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका उत्तर होगा 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनित मध्यवर्णीय नीति अवलंब करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थिएटर का नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः यह दमनकारी नीति अपनाए जाने का कारण ही 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। अगला सवाल, गौरीवाल्टी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? अथवा गौरीवाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। यहाँ पे डबल क्वेश्चन आएगा, या तो गौरीवाल्टी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गौरीवाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। ये दोनों का उत्तर एक ही होगा। इसका उत्तर होगा इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण गौरीवाल्टी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का तलवार भी गौरीवाल्टी को कहा जाता था। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। उसकी सहायता से उनकी सशस्त्री पर अधिकार कर जहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इनकी अनुमति नहीं दी थी। अगला सवाल है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम का उल्लेख करें। इसका उत्तर होगा 1932 ईस्वी में यूनान को एक राजतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु राजतंत्र राष्ट्र का उदय ने मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 की क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी राजतांत्रिकता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र ने अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। अगला सवाल है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक थे। फ्रैंकफर्ट संवाद में उसने भाग लिया। रूस और फ्रांस के राजदूत भी रहे।
1862 में वह पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति की सुदृढ़ता की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रेलिया को 1866 में सोवियत का युद्ध तथा फ्रांस में 1870 में सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। अगला सवाल है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। इसका उत्तर होगा, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन का साधन है। दूसरा है, इसके द्वारा तीव्र यात्रा संभव है, लंबी दूरी आसानी से करते हैं। इसके द्वारा आरामदायक यात्रा मिलती है। इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है। इसके रख रखाव में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला सवाल है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर होगा, शुष्क कृषि उस कृषि को कहते हैं जहां वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होती है। जबकि आर्द्र कृषि उस कृषि को कहा जाता है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता सब क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता सब क्या समझते हैं, दोनों एक ही बात है। इसका उत्तर हो जाएगा, वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को यानी एक देश को या किसी एक धर्म को प्राथमिकता यानी एक धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता, देश का सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। जैसे में हमारा भारत। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण और 2 दोष को लिखें। सबसे पहले 2 गुण को पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण निम्नलिखित हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के द्वारा चुनी होती है। चुनाव में जो जीतता है वही अपने सरकार बनाती है। यह सरकार जनता की होती है और जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसका गुण हो गया। दोष इसका, लोकतांत्रिक सरकार के 2 दोष इस प्रकार है। पहला है, लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने में बहुत समय लगाती थी। यह इसका बहुत बड़ा गुण है। भ्रष्टाचारी पर काबू पाना, ये सरकार असफल साबित हुई है। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। उत्तर होगा, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटी हुई थी। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। अगला सवाल, मेटरनिक युग किसे कहते हैं। मेटरनिक पुरातत्व व्यवस्था का समर्थन था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। अगला सवाल है, पूंजीवाद क्या है। इसका उत्तर होगा, पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पाद के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। अगला सवाल, औद्योगिकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होती है। नए नए मशीनों एवं यंत्रों का आविष्कार साथ ही औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, जिसमें मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अंतिम सवाल है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र पहले हम लोग पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है। इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है।
ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, कृषि आते हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर ये आधारित होती है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिकरण क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिकरण कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उद्योगों वस्तुएं बनाए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र अब क्या है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो शिक्षक स्कूल पढ़ाते हैं या स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। थैंक यू।